मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि ईद के बाद उसके लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। ऐसा कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने। लेकिन ईद के बाद ऐसा क्या हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि उनके लिए अच्छी खबरें आ सकें? क्या अपोजिशन की कोई हिकमत अमली ईद के बाद अब कामयाब हो सकती है? और कामयाबी तो दूर की बात, पहला सवाल तो ये है कि ईद के बाद अपोजिशन की हिकमत अमली आखिर होगी क्या? क्योंकि अभी तक अपोजिशन अपना इत्तेहाद बनाने में ही कामयाब नहीं हो सकी। कम से कम 2 महीने से ये गुफ्तगू हो रही है, ये बातें हो रही हैं कि अपोजिशन एक ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश में है। सो क्या वजह है कि अपोजिशन का ये अलायंस, ग्रैंड अलायंस तो दूर की बात, अलायंस ही अभी तक बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ईद अभी चंद हफ्तों की ही बात है, 1 या 2 हफ्तों की मैक्सिमम बात है। उसके बाद ऐसा क्या हो जाएगा कि PTI के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएं? ईद के बाद PTI की अपोजिशन की स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या इसी तनख्वाह पे काम करती रहेगी या हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकेगी, आपस में कोई अलायंस बना सकेगी, सड़कों पे कोई एहतजाज कर सकेगी, कोई जलसे जुलूस ऐसे कर सकेगी, या पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसा भरपूर एहतजाज कर सकेगी कि हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दे? फ़िलहाल हुकूमत के अंदर तो सत्ते खैरा की सूरत हाल है और हुकूमत को कोई बज़ाहिर ख़तरा अपोजिशन से नज़र नहीं आता। एक चीज़। दूसरा मुद्दा, इमरान खान से, बानी PTI से और उनकी अहलिया बुशरा बीबी से आज मुलाकातें हो गई, धड़ाधड़ हो गई, काफ़ी मुलाकातें हो गई, फैमिली की मुलाकातें हो गई, वकला की मुलाकातें हो गई। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कल का एक फ़ैसला आया उस पर अमल तो हो गया, उसके एक हिस्से पे अमल तो हो गया, दूसरे हिस्से पर भी अमल हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल कदगन लगा दी थी, पाबंदी लगा दी थी, ज़बानबंदी कर दी थी कि इमरान खान से मुलाकात के बाद कोई बात नहीं होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, यहाँ तक के फैमिलीज़ ने इमरान खान की और बुशरा बीबी की जिन्होंने मुलाकातें की, अच्छे बच्चों की तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पे अमल किया और कोई मीडिया टॉक कम अज़ कम मुलाकात के बाद नहीं हुई। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरह अच्छे बच्चों की तरह हुकूमत के सामने भी लेट जाने की या हुकूमत के सामने एक कमज़ोर अपोजिशन करने की हिकमत अमली ईद के बाद भी अडॉप्ट करेगी? इन सारे मामलात पे और मुद्दात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं। डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा और तर्जुमान हैं, MNA हैं राना आतिफ साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सैयद कौसर काज़मी साहब, मुस्लिम लीग नून के पंजाब के मरकज़ी रहनुमा हैं और तर्जुमान भी हैं पंजाब हुकूमत के। राना आतिफ साहब, बड़े अच्छे बच्चों की तरह आज मुलाकातें भी हो गई इमरान खान से, बुशरा बीबी से, और अच्छे बच्चों की तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पे अमल भी हो गया कि मुलाकात के बाद कोई बात नहीं होनी। तो यही क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की रहेगी, एक कमज़ोरी की हुकूमत के ख़िलाफ़ भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मुझे इस बात की समझ नहीं है कि अगर हम अगर कोर्ट ऑर्डर की किसी जगह पे अगर हम उसको मान लेते हैं तो मेरा ख्याल आप उसको एक, जिस तरह आपने उसको एक मनफी तासर देने की कोशिश की है, तो पहले तो मैं इससे आपसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। मैंने कतन कोई मनफी तासुर नहीं दिया। आपने कहा कि अच्छे बच्चों की तरह आपने एक सवाल किया है, एक बड़ा थोड़ा डेरोगेटरी सेंस में था। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो उसको हमने मान लिया। तो मैं लेकिन कल तक PTI तस्लीम नहीं कर रही थी ना सर। वो देखिए, हम उसको भी हम देखेंगे, जब हम परस्यूट करेंगे उसको भी हम देखेंगे, हो सकता है हम उसको भी चैलेंज कर दें, ठीक है। लेकिन पहला सवाल ये है कि अगर कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी थी तो हमने उसको मान लिया। उन्होंने कहा कि आप जब बाहर आएंगे वहाँ पे आप पॉलिटिकल बात ना करें। ये नहीं उन्होंने कहा कि आपने बात नहीं करनी। बात तो हम जितनी शद्दोमत से असम्बली में, असम्बली के बाहर और हर जगह जो हम बात कर रहे हैं वो तो पूरे पाकिस्तान को पता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखें, हुकूमत जो है आपको भी पता है, ये तो एक अरेंजमेंट के तहत ये एक हुकूमत है। आपको पता है पीपल्स पार्टी इनको रोज़ धमकियाँ लगाती रहती है, और बल्कि पीपल्स पार्टी तो, मैं वैसे ये पहला अलायंस है कि इनके जो कोलिशन पार्टनर हैं, जो गवर्नर पंजाब हैं सरदार सलीम हैदर, उन्होंने कहा कि ये, उन्होंने कह दिया कि ये फॉर्म 47 के ऊपर है, ये सारा नदीम अफजल चंद ने परसों कहा है, कल या परसों कहा, उसने कहा कि ये सबको पता है कि ये तो हारे हुए लोग हैं। इवन नबील कबूल ने कह दिया कि मैं इनके लोगों की बात बता रहा हूँ कि जो अब हमें तो अब छोड़ दें, पूरे पाकिस्तान के मीडिया को तो अब छोड़ दें,
जो इंडिपेंडेंट आप मीडिया कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इनके पीपल्स अपने पार्टी- इत्तेहादी पीपल्स इनको पार्टी- ताने और ताजियाने देते रहते हैं। पीपल्स पार्टी ने अब बताना शुरू कर दिया है कि देखें जी कि जो सारा पाकिस्तान वो भी उन्होंने भी कोरस के अंदर वो भी शामिल हो गए साथ, हाँ। ठीक है ना। वो लीड सिंगर भी शक ना हो, लेकिन वो कोरस में वो भी बता रहे हैं जैसे लीड सिंगर तो आप लोग हैं, नहीं, पीटीआई वो तो हम तो ये बिल्कुल कहने नहीं वाले है, और ये नहीं है, और पूरा पाकिस्तान है। जिन लोगों ने वोट डाल के पीटीआई को इलेक्शन जितवाया था, उसके साथ साथ देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बैठे हुए हैं गवर्नर पंजाब, उन्होंने कह दिया है, उससे आगे तो बात कोई नहीं है, ठीक है। और सारे लोग यही कह रहे हैं। तो हुकूमत तो जो है, हमें हुकूमत से कोई मसला नहीं है। अगर हुकूमत को वाकई अगर कोई इतनी हुकूमत कंफर्टेबल है तो हमें देना जलसे करने की इजाज़त। सिर्फ एक रैली निकालनी होती है तो ये वर्करों के ऊपर, हमारे घरों के ऊपर, हमारे MNA MPs, हमारे टिकट होल्डर्स जो हैं, हमारे जो ऑफिस बेरर हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। ये अभी 23 मार्च की होना था, हमने 23 मार्च को सेलिब्रेट करना था। हाँ। फिर आप बात करते हैं जी कि वो नहीं है, मुल्क के अंदर वो एक यकजहती पैदा नहीं होती। 23 मार्च को लोगों ने निकलना, सेलिब्रेट करना था। हाँ। लोगों के घरों में फिर इन्होंने 3 दिन पहले 4 दिन पहले छापे मारने शुरू कर दिए। बिल्कुल। हाँ। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये हुकूमत घबराई हुई है, ये हुकूमत डरी, क्योंकि ये खुद तो कोई बेचारे जलसा जुलूस कर नहीं सकते, बल्कि किसी जो सारी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, देखें अब डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गया, 6 दर्जे तनज़ली होगी पाकिस्तान के ऊपर, इन्हीं वजूहात की बना पे कि आपने लोगों का जो राइट ऑफ जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, वो तो आपने मानना नहीं है। आपने आइन को तो तकरीबन, जो आइन के आर्टिकल उनको तो आपने तकरीबन मुअत्तल किया हुआ है। तो इसलिए हमें हुकूमत से, फ्रैंकली स्पीकिंग, हमें हुकूमत से कोई खतरा नहीं है। हुकूमत को पता है हुकूमत की कारकर्दगी है, उसके बाद मैं बाद में बात करूंगा। बाकी जो हुकूमत के हालात हैं, हुकूमत को भी आपसे कोई खतरा नहीं है अपेरेंटली। ईद के बाद क्या कर मैंने तो आपको ये कहा है कि ऐसा क्या नया कर लेंगे? मैंने तो ये कहा कि अगर हुकूमत को खतरा नहीं है तो हुकूमत अलाउ करे ना, तो हुकूमत करने दे। देखिए हमें इनसे कोई खतरा नहीं। लेकिन अगर वो अलाउ नहीं कर रहे तो फिर ईद के बाद आप क्या कर सकेंगे? लेकिन वो क्यों? वैसे सवाल तो ये पूछने वाला है कि सवाल तो बिल्कुल है, ये करेंगे सवाल। मेरी बात सुने, ये एक लेजिटिमेट सवाल तो पूछने वाला ये कि हुकूमत क्यों अलाउ नहीं करती। मैं तो कहा हमारे दौर के अंदर जितने लॉन्ग मार्चेस हमारे दौर के अंदर हुए, पीटीआई के दौर के अंदर, शायद ही पाकिस्तान की तरीके अंदर किसी एक दिन मौलाना फजल रहमान है, बिलावल भुट्टो लेके आया, मरियम नवाज ने जितने जलसे, हमने तो मनारे पाकिस्तान में, हमें ये दे ना मनारे पाकिस्तान में जलसे करने की इजाजत, हमने तो इनको दी मनारे पाकिस्तान में जलसा करने की इजाजत, हमें ये दे मनारे पाकिस्तान में जलसा करने की इजाजत, किसी बड़े शहर में हमें जलसा करने की इजाजत दें। इनको हम बता देंगे लेकिन मुझे पता है कि ऑब्वियसली वो घबराए हुए, कि जब अवाम आपके साथ नहीं होती है, पता होता है अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, अवाम इमरान खान के साथ है, फिर आपने यही करना है। सैयद कौसर काज़मी साहब, दें ना आप लोग जलसा, आप पंजाब हुकूमत के तर्जमान हैं, दें इजाज़त उनको जलसा करने की। 23 मार्च को सेलिब्रेट करने के लिए, कौमी यकजहती के लिए पीटीआई निकलना चाह रही थी, आपने वहाँ पे छापे मारने शुरू कर दिए पंजाब के अंदर, मीनारे पाकिस्तान पे आप उनको जलसा करने नहीं देते, तो फिर वो ठीक कहते हैं ना कि आप लोग घबराए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गरीदा, हम घबराए हुए हैं, हम डरे हुए हैं, इनसे, उस जमात से डरे हुए हैं। जब भी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आता है ना, ये इसको मुश्किल तरीन बनाने की कोशिश करते हैं। ये वो जमात है कि जब हमारे IMF के साथ मसाइल होते हैं, ये उनको खतूत लिखते हैं। ये वो जमात है जो इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ, जो कि नहीं हो रही, आवाज उठाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, फिर तनज़्ज़ुली की शिकायत कर रहे हैं मेरे भाई कि पाकिस्तान का इतना नंबर हो गया, इतना नंबर हो गया। तो धमाल डालो ना भाई, ढोल बजाओ, खुशियां मनाओ। आप यही तो कर रहे हो। जब एक तरफ BLA के दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पे हमला किया, तो जो इंडियन स्टेट है उसने कोई कमेंट नहीं किया। हाँ, अलबत्ता उनका मीडिया शोर मचा रहा था, बाकी पूरे मगरब की तरफ से उसकी मजम्मत की जा रही थी। सिर्फ एक सियासी जमात थी पाकिस्तान के अंदर जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, उसके अकाउंट से किस किस्म के ट्वीट्स हुए पूरी कौम ने देखा। तो ये तो बिल्कुल नहीं, वो बाद में पीटीआई की लीडरशिप ने डिसोसिएट कर लिया खुद को उन ट्वीट्स के या उन सोशल मीडिया के बयानिए से। ये बताएं, एक सिस्टम इन्होंने ऑटो पे लगाया हुआ है गरीदा, वहां पे हमला होता है, जाफर एक्सप्रेस पे खान साहब की तरफ से ट्वीट आ जाता है, और वो ट्वीट भी इस तरह आता है कि मुजम्मत नहीं कर रहे बल्कि सिक्योरिटी लैब्स पे सवाल उठा रहे हैं। जब एक तरफ ऑपरेशन जारी है, ये नहीं कि वो इख्तिताम पजीर हो गया। आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी लैब्स पे सवाल नहीं करना चाहिए। देखें, उस वक्त ना करें ना जब हमारी फोर्सेस दहशतगर्दों का सामना कर रही हैं। अच्छा। उस वक्त तो आप उनकी पुष्ट पे खड़े हो ना, क्योंकि आप तो बहुत बड़े मुहिब्बे वतन पाकिस्तान बाद में कर सकते हैं। तो जब साबित करने की बात, देखें सवाल होते हैं, बाद में सवाल कर सकते हैं, नहीं होते सवाल इस तरीके से नहीं होते गरीदा कि आप सवाल करें कि देखें दुनिया की नंबर 1 फौज कहने से नहीं होती,
जब काबिलियत शो करनी होती है तो वहां पे काबिलियत आपको दिखाना होती है। नहीं, आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन सवाल करे लेकिन उस तरीके के मुताबिक जो हुकूमत का तजवीज करता हो या हुकूमत का जो एक नहीं बिल्कुल गरीदा, बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता। आप अपनी देखें, वहां पे हमारी फोर्सेस ने साबित किया था ना, वहां पे जाके जो वहां पे दहशतगर्दों को मारा गया, जिनको ये मिसिंग पर्सन कहते हैं या जो इनकी हमायत याफ्ता मारिंग लांगू हैं, वो इनको मिसिंग पर्संस कहते हैं। तो पूरी दुनिया ने देखा कि वहां पे क्या हुआ। तो चले उस तरफ तो आएंगे आप यकीनन, इस हवाले से सवाल भी करेंगे। लेकिन ये है कि ये हमेशा उस बात पे खुश होते हैं। अब ये एतराज कर रहे हैं भाई, वो पीपल्स पार्टी इनको फॉर्म 47 की हुकूमत कह रही है। भाई सियासी जमातें तो एक दूसरे पे जो मर्जी इल्जाम लगाएं, लेकिन जहां पे मुल्क की सलामती की बात आती है वहां पे आपको पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इकट्ठे बैठे हुए नजर आएंगे। उनका ये आपकी पॉलिटिकल एंड मोरल स्टैंडिंग को, इस हुकूमत की पॉलिटिकल एंड मोरल स्टैंडिंग को, चाहे पंजाब में हो चाहे विफाक में हो, उसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि पंजाब के गवर्नर जब कह रहे हैं कि आप फॉर्म 47 के हैं, या राना आतिफ के मुताबिक पीपल्स पार्टी के बाकी लोग विफाक में बैठे हुए आप पे तनकीद कर रहे हैं कि आप फॉर्म 47 की हुकूमत हैं, तो फिर आपकी मॉरल एंड पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या रह जाती है अपने इत्तेहादियों के साथ ही? जो इनके लोग केपी के अंदर 30 से 40 MNAs को फॉर्म 47 की पैदावार कर रहे हैं, वो हलाल है। जो मौलाना जिनके पीछे ये पड़े हुए हैं, 10 बदस्ता गुजारिश कर रहे हैं कि मौलाना हमारे साथ इत्तेहाद कर लें, और मौलाना इनको कह रहे हैं कि जो मैंडेट आपके पास है वो हमसे चोरी शुदा है, तो फिर उसको क्या माने देंगे? क्या वहां पे कोई इशू नहीं है? यानी लम्हा मौजूद के अंदर जो जुर्म खुद कर रहे हैं वो किसी और पे डाल के बरीउल जिम्मा नहीं हो सकते ये लोग। आप पे भी तो इल्जाम है केपी के अंदर, वहां पे क्यों नहीं बोलते भाई? बाकी दो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, मुल्क के लिए जब ये मुल्क को एक तबाही के धाने पे छोड़ा था ना गरीदा इन्होंने, तो इन दो जमातों ने, खा वो PDM हो व अब का दौर हो, इन्होंने मुल्क को संभाला था और दिवालियापन से बचाया था। एक दूसरे पे माइनर से इतराज इख्तलाफात बिल्कुल पार्टियों कहते हैं, कोई एक जमात तो नहीं है ना वो। इसी सवाल का जवाब राना आतिफ साहब से लेते हैं। राना साहब, जो तनकीद या जो तंज आप PMLN एंड पीपल्स पार्टी पे कर रहे हैं, वही मिसट्रस्ट, जिस मिसट्रस्ट का आप कह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी को मिसट्रस्ट है मुस्लिम लीग नून पे, वही मिसट्रस्ट मौलाना फजलुर रहमान की जमात को आपके साथ है। केपी उनका भी बैटल ग्राउंड है पॉलिटिकल, आपका भी है, वहाँ पे उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कहते हैं जी आपने उनका मैंडेट चोरी किया है। तो जो आपको PMLN एंड पीपल्स पार्टी से शिकवे हैं वही आप पर लागू नहीं होते क्या? और क्या यही वजह है इसी मिसट्रस्ट कि मौलाना की जमात अभी तक आपके साथ इकट्ठी नहीं हुई, इत्तेहाद में नहीं आई? नहीं, देखिए ये बात नहीं है। देखिए मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात की है, उन्होंने 8 से 10 हलकों की बात की है, और हमने ओपनली, मौलाना इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं, हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब को ओपनली कहा है कि आप हमें बताएं कौन से हलके हैं जहाँ पे आपको लगता है जी फॉर्म 45 के मुताबिक। सर एक मिनट, लेट्स कीप द रिकॉर्ड स्ट्रेट। मौलाना फजलुर रहमान ने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया, केपी के हलकों के हवाले से इनकार कर दिया गया। देखिए हमारा उस पर, देखिए नहीं, इनकार नहीं किया गया, हमारा उस पर बड़ा इनकार किया। ये हमारा नहीं, मैं पूरा आपको बताता हूँ, इनकार नहीं, हमारा उस पर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान इस चीज़ पे कहें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पे धांधली हुई है, देखें मैं जो भी ग्रीव पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान का राइट है। देखिए हमें तो पता है कि हम तो बिल्कुल हैंड्स डाउन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन इलेक्शन जीत के हैं। जिस जमात से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया जाए, जिस जमात से उसके कैंडिडेट को कागजात नामजदगी जमा ना उमर अयूब ने स्टे क्यों ले रखा है अपने हलक़े पे? खुलवाते क्यों नहीं? उमर अयूब का ट्राइब्यूनल में मामला है। आपको पता है उमर अयूब कितनी लीड से इलेक्शन जीते हैं? आपको पता है 90,000 की लीड से इलेक्शन जीते उमर अयूब, 90,000 की लीड से। रिकाउंट करवाने में प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। नहीं, स्टे कोई नहीं है, कोई स्टे नहीं है। देखिए नहीं, कोई स्टे नहीं है, नहीं, कोई स्टे नहीं है। अगर ऐसी एक वो देखें इस तरह की, लेकिन 90,000 की लीड से इलेक्शन हारा हुआ है, तो ओपोनेंट तो नहीं होना चाहिए। 90,000 से ज्यादा वो 1 लाख हो जाएगी। मैं बताता हूँ आपको, 90 से बढ़ के 1 लाख कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैं बता रहा हूँ कोई मसला नहीं है। वो तो मेरा ख्याल है कि KPK की तहरीक की सबसे जो बड़ी लीड है वो उमर अयूब साहब की है। अगली बात पे आप आ जाएं। लेकिन जिस जमात को मैं बात कर, जिस जमात के इंतखाबी निशान ले लिया जाए, मुझे पाकिस्तान की तारीख में बताया ना किस जमात के इंतखाबी निशान लिया गया आज तक, मुझे बता दें आप, ठीक है? मुझे ये बताएं कि किस जमात के लोगों को आपने देखा टीवी की स्क्रीनों पे? तो यही था ना कि आपने अपना, बल्कि मामला यही था कि आप लोगों ने अपनी पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए। छोड़ हमें पता है नो सब्सटेंस पे जाए, हम सबको पता है ये मामला नहीं था। देखिए अगर फर्ज कर मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ, आपके ख्याल में बाकी जमातों के जो इलेक्शन है वो बड़े ठीक होते हैं, हमारी जमात के तो इलेक्शन 3 दफ़ा अभी तक हमारी जमात के इलेक्शन को रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो आप ये कहे जा रहे हैं कि बाकी जमातें हैं वो जो कसौटी है इलेक्शन कमीशन की वो उस पर बड़ा पूरा उतरते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें, देखिए डेमोक्रेसी का तकाजा क्या होता है कि अगर आपको लगता भी है कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान हाइपोथेटिकल में बात मान लेता हूँ, क्या वो
एक माह बाद नहीं दोबारा इलेक्शन किए जा सकते थे। सबसे बड़ा मसला मुल्क का ये होता है कि जो जमातें हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए इलेक्शन लड़ने जमात के अंदर जमहूरियत नहीं होगी तो वो नहीं, जमात अच्छा, elect होके सॉरी, किस तरह जमहूरियत जितनी लेके जमहूरियत आएगी? पीटीएम है, जो मेरा पीपल्स पार्टी जितनी जमहूरी जमात तो शायद ही कोई नहीं है। नून लीग तो मेरा ख्याल है दुनिया में शायद कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी भी इनसे सीखते हैं कि पार्टी को जमहूरी जमात नहीं सर, this should not be the argument ना कि वो अगर आप गलत डाइवर्ट कर कर रहे रहे हैं हैं। तो नहीं फिर गरीदा PTI आप भी डाइवर्ट गलत कर कर रहे हैं। रही मैंने है। तो कहा कि हमें सर, PTI को तो आपके एक कहने का अलग मतलब मयार ये पे है, रखा जाता आपके है कहने का ना। मतलब ये है, आपके कहने का मतलब ये है, देखिए आपके कहने का मतलब ये है कि जो सारा कुछ हुआ वो बड़ा लीगली बड़ा सर, PTI को बड़ा एक वाटर अलग टाइट मयार पे रखा जाता है जो मयार आप लोगों ने अपने लिए खुद मुकर्रर ये मयार नहीं होता हमारा। मैं देखिए मैं कहूँ कि आप कहती हैं कि मेरे लिए मेरा अपना मेरा अपने स्टैंडर्ड है, लेकिन मैं कहूँ मैं अगर जज हूँ तो मैं आपको उस पैमाने पर जज करना शुरू कर दूंगा। मयार तो कानून का होता है, आपका अपना जो मर्जी मयार हो, जब आपको जज किया जाएगा वो तो आपका कानून के पैमाने पे जज किया जाएगा जो कानून होएगा। बट कमिंग बैक टू द थिंग, तो देखिए हमारी जमात को हम तो बिलीव ये करते हैं, हमारी जमात का चेयरमैन इमरान खान भी इस चीज़ में बिलीव करते हैं, हम बिलीव करते हैं फेयर प्ले के ऊपर। हम बिलीव इस चीज़ पे नहीं करते कि आप 17 सीटें 20 सीटें जीत के आएँ और आप हुकूमत बना लें। तो मौलाना फजल मंग साहब इंशाल्लाह ताला हमारा मसला सेटल हो जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। जहाँ तक अगली बात है, ये देखें अब मैं चाह नहीं रहा था, देखें ये अब थोड़ी सी ये बात करनी शुरू कर देते हैं कि जी हमने वो इनकी वो एक रटी रटाई लाइन है, वो माई बेस्ट फ्रेंड की तरह कोई भी बात हो तो इन्होंने माई बेस्ट फ्रेंड वाला मजमून इन्होंने चला देना होता है आगे। इनके बेस्ट फ्रेंड कौन है? नहीं माई बेस्ट फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। माई बेस्ट फ्रेंड का मतलब है कि अगर आपकी बात कोई और हो रही है ना, नहीं मैं समझ गई, आपने लेकिन दिमाग वैसे खराब आपको लेके आना है। अच्छा आपको वैसे ही जरा एक इकोनॉमी की इन्होंने बात की जी कि हमने तो वो पता नहीं मुल्क को कौन सा डिफॉल्ट है, ये 6 साल से मुल्क को डिफॉल्ट पे मैं बताऊँ। अगर आप किसी इकोनॉमिक एक्सपर्ट को बुला के पूछ लें, हमें नहीं इनकी जमात के किसी इकोनॉमिक एक्सपर्ट को बुला के पूछ लें जो कि मिफ्ता इस्माइल है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इन्होंने आखिरी साल 10 महीनों के अंदर $10 बिलियन ओपन मार्केट के अंदर डॉलर बोरो करके फेंका। $10 बिलियन हमने बोरो करके डॉलर को आर्टिफिशियली 106 पे रखा जाए जिससे आपकी एक्सपोर्ट नीचे ही और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। अभी आज आप चीनी की कीमत देख लें, 185 रुपए की लोगों को मिल रही है। जब ये 125 रुपए की हुई थी तो इन्होंने तूफान था, हमने तो इंक्वायरी की, हमने जिम्मेदारों को तयन किया और जिनको ये कहते थे चीनी चोर फलाना चोर वो सारे। सर वैसे क्या वजह है शुगर माफिया किसी के काबू में क्यों नहीं आता? वजह क्या है? मैं बताता हूं, हमने अपने दौर में इंक्वायरी कराई और जो हमें कहा जाता था कि सर वो रिपोर्ट कहां गई? इंक्वायरी रिपोर्ट है, वो तो दबा ली गई, वो रिपोर्ट पब्लिश हुई उसी के बेस पे ऊपर। तो नहीं सर वो रिपोर्ट मैं आपको रिपोर्ट भेज देता हूं, अभी आपके प्रोग्राम का मैं रिपोर्ट भेजूंगा। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने सारी कैंपेन की थी, ये गले फाड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी, वही लोगों के साथ इन्होंने अलायंस कर दिया, वही लोग फिर जमहूरियत की खातिर सारे इकट्ठे हो गए। देखिए ये है। और फिर हमें कहा गया, जब हमने इंक्वायरी की तो इमरान खान पे क्या तनकीद हुई, इमरान खान जी बड़ा मौसम कुछ आदमी है। वो मौसम अगर दोस्ती है मेरी आपके साथ है, अगर आप मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे तो मेरी तो आपके साथ कोई दोस्ती नहीं है। अगली बात, इनके दौर के अंदर अब देखिए कि इस टाइम जो पेट्रोलियम लेवी है, मुझे याद है शहबाज शरीफ ने 2020 के अंदर कहा था कि पेट्रोल की कीमत ही 21 में कह रहे हैं पेट्रोल की कीमत ही 70 रुपए लीटर कर दें। जो आज पेट्रोलियम लेवी 70 से 80 रुपए लीटर पे पेट्रोलियम लेवी ली जा रही है। इस टाइम मैं आपको बताऊं, इस टाइम जो क्रूड ऑयल ट्रेड हो रहा है वो $68 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। हमारे दौर के अंदर $117 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा था। और आज आप पेट्रोल की कीमत देखें, हमारे 250 रुपये, हम 150 रुपये में दे रहे थे। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप ये बिजली की कीमतों की रोज आके कहते हैं जी बिजली बड़ी महंगी सर कम कर रहे हैं अभी 30 पैसे। तो बढ़िया बात, मैं ख्याल है इससे अब 30 पैसे अब इकोनॉमी चल जाएगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये इससे बड़ी ईदी कौम को नहीं मिल सकती जो ईदी कौम को ये देने लगे हैं। सर IMF नहीं मान रहा था, IMF नहीं मान रहा ना बिजली की कीमत 30 पैसे। हाँ नहीं की लिमिट है, 30 पैसे की इंडिपेंडेंस है हुकूमत की। वैसे IMF को भी चाहिए इतना जुल्म ना करे, इतना तो इनको ऑपरेट करने दें। 30 पैसे का क्या है। दूसरा ये कि मुझे ये बात बताएं कि ये जो बिजली के सौदे थे, ये बिजली के जो कारखाने लगे थे IPPs के, देखिए उस जमाने में तो 2 बंद करवा दिए ना शहबाज शरीफ ने, बड़ी 2 या 3 बंद करवा, बड़ी मेहरबानी है। देखिए बंद हो रहे हैं उस जमाने के अंदर, सर जो अच्छी चीज अप्रिशिएट तो कर रहे हैं। उस जमाने के अंदर देखिए, जो हमें याद है कि 2017 से 18 टीवी पे हमने इतने ऐड देखे कि देखें जी मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा हमने कर दिया। तब हम लोगों को समझाते थे कि ये जिस कीमत पे बिजली के कारखाने लग रहे हैं और लोड शेडिंग खत्म की जा रही है सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, ये कल को हमारे गले का तौक बनेगी। आज आप देखें आपकी कैपेसिटी पेमेंट 2800 अरब रुपए आ चुकी है। कैपेसिटी पेमेंट जो 2013 के अंदर से 300 अरब रुपए थी कैपेसिटी पेमेंट साल की। तो ये बिजली के कारखाने जो आज कह रहे हैं कि जी सेठों ने ऐसे किया वैसे किया, तो मुझे बताएं कि ये जो बिजली के कारखाने, जो बिजली के कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये किए किसने थे?
आपने 41,000 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी लगा ली जब आपकी मुल्क की पीक डिमांड 26,000 मेगावाट से ऊपर नहीं थी, वो भी सिर्फ 3 माह के लिए थी, और आपकी समर में आपकी डिमांड विंटर में आपकी डिमांड 9 से 10,000 मेगावाट आ गई थी। आज वो लोग जो 80-80 रुपए 90 रुपए या 70 रुपए यूनिट बिजली भर रहे हैं इन अ डिफरेंट सेक्टर, तो आपकी इंडस्ट्री नॉन कंपेटिटिव हो गई। फैसलाबाद के अंदर 100 टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का जो हाल है, अच्छा 1.6 मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, दुनिया में नंबर 2 है जो पाकिस्तानी जो लोग जिन्होंने माइग्रेट किया। फैसलाबाद में टेक्सटाइल मिलें अभी तक बंद हैं। हाँ जी, 100 टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं। तो मैं आपको बता ये रहा हूँ कि देखिए ये बातें करते हैं जी हमने वो किया, ये रियलिटी के अंदर भी आ जाए। ये वो अब आपने एक तवील चार्जशीट लगा दी है, जी। तो 1 बाय 1 सैयद कौसर काज़मी कहेंगे जी मुझे टाइम भी दें, मैं उसको रिस्पॉन्ड प्लीज करूं, प्लीज। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सैयद कौसर साहब आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से, क्योंकि राना आतिफ ने भी अपने जवाब का वहीं से आगाज़ किया कि जी हमसे तो आपने इंतखाबी निशान ले लिया, हमसे तो आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके, इलेक्शन कमीशन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके हमसे मैंडेट छीना। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत ख़त्म हो गई है, आप लोग नया अपॉइंट ही नहीं कर रहे। अब अदालत में भी चला गया ये मामला, पीटीआई ले गई है इस मामले को कि जी आप लगाएं वहाँ पे नई तैनातियाँ करें। तो ये क्या कर रहे हैं? इससे एहसास तो होता है या इससे पता तो चलता है कि दाल में कुछ काला है। और जब आपकी तवील चार्जशीट आपकी परफॉर्मेंस पे आयद की है राना आतिफ साहब ने, उसका भी जरा जवाब दीजिएगा। बस इतना ही वक्त दीजिएगा जितना आपने आतिफ साहब को दिया है। जी जरूर, मुझे पहले ही इल्म था इस बात का। देखिए हर चीज मसनूई है। जो मियाँ साहब ने जो अंधेरे मुल्क से खत्म किए वो भी मसनूई था, जो मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्कीर बनाया इनकी नजर में वो भी मसनूई था, मोटरवे का जाल मसनूई है। मुल्क को यानी कि एक राइट ट्रैक पे 2017-16 में चली जाए आप, जब मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई, अभी जब इन्होंने कहा ना इनके पास वो एक ही बयानिया होता है, वो माई बेस्ट फ्रेंड का मजमून है, वो पढ़ते रहते हैं, तो मुझे हंसी आई आतिफ साहब की इन बातों पे कि एक दौर था कि जब ये मीडिया पे बैठते ना तो चोर से कहानी इनकी शुरू होती थी, 200 अरब डॉलर वो गई है, वो लेके आएगी, इनके मुंह पे मारेगी, इसके अलावा इनका बयानिया ही नहीं होता था। इनके 6 लोग मीडिया पे बैठे होते थे, 6 अफराद यही बात कर रहे होते थे, कोई दूसरा जुमला इनके पास नहीं होता था। फिर सारी दुनिया ने देखा कि भाई ना वो 200 डॉलर वापस आए, ना किसी की करप्शन साबित कर सकी, उल्टा कौम के 65 मिलियन पाउंड बरतानिया में इन्होंने जाया कर दिए, और कमीशन एंड कट से लोगों ने वहां पे जो इनके लोग थे उन्होंने अपनी जायदादें बना ली। अब आगे फिर इन्होंने कहा जी कि साथ ही इमरान की मौसम खुशी के हवाले से कि खान साहब को जब रिपोर्ट मिलती थी किसी की जो वहां पे करप्शन के हवाले से, तो उसको खान साहब फारिग कर देते थे। मुझे इस बात पे भी हंसी आई, भाई ये मौजूदा आर्मी चीफ के साथ इमरान खान साहब का मसला क्या था? वो भी तो किसी की शिकायत लेके बनी गाला गए थे कि खान साहब अपने घर पे नजर करम फरमा लें कि वो पिंकी गोगी गैंग जो सरगर्म अमल है, जो मलिक रियाज से हीरे की अंगूठियां लेता है, जो मलिक रियाज से नवाजियात ले रहा है, जरा उन पे नजर रखे। तो मुझे तो नहीं लगा कि खान साहब ने उस वक्त किसी बंदे को फारिग किया हो। फारिग करते हैं तो जहांगीर तरीन को करते हैं, फारिग करते हैं तो अलीम खान को करते हैं, जिनको उनकी ATM कहा जाता था। तो मेरे ख्याल में अगर आप ये बात करें कि खान साहब ने करप्शन पे किसी को फारिग किया, तो सबसे पहले आगाज उनको अपने घर से करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। अब आगे आ जाए इलेक्शन कमीशन पे गरीदा, तो बिल्कुल ये जो प्रोसीजर है वक्त के साथ साथ हम हर चीज एक कर रहे हैं, पहले इनसे तो निपट लेना। ये कह रहे हैं कि हमें एहतजाज की इजाजत नहीं देते, भाई किस एहतजाज की इजाजत आप मांग रहे हैं? हमेशा नहीं, एक मिनट आप कह रहे हैं कि पहले पीटीआई से निपट लें, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगता रहेगा। सर वो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, उसका पीटीआई के साथ क्या ताल्लुक, या पीटीआई से निपटने से क्या ताल्लुक? देखिए तमाम जमातों का गरीदा, तमाम जो जमातें हमारे साथ हैं इत्तेहादी, उनके साथ मुशावरत के बाद ये मामलात होते हैं। ये नहीं होता कि किसी एक बंदे को नहीं इत्तेहादी जमातों से मुशावरत नहीं करनी, नहीं ये कहीं नहीं लिखा आइन में। जो मुशावरत करनी है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से करनी है, आपस में मुशावरत का आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ। सर मुशावरत करनी है लीडर ऑफ द हाउस ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उमर अयूब साहब से। इस वक्त जो हम हुकूमत में हैं, अकेली PMLN पे तनकीद के निश्तर तो बरसाए जाते हैं ना, क्योंकि सामने तो हम हैं, फेस तो बिल्कुल हमारा है, लेकिन बाकी जो इत्तेहादी हमारे साथ बैठे हुए हैं, बेशक उनके पास आईनी ओहदे हैं, इंतजामी ओहदे सारे हमारे पास हैं, हमें हर मामलात में उनको साथ लेके चलना तो करें ना मुशावरत। कितना वक्त लगेगा? 3 महीने लग जाएंगे मुशावरत में, 6 महीने, 1 साल? हम बिल्कुल वो जो आपने अभी जिन पे एतराज उठाया ना, तो इन्होंने वोटें इतनी बता दी कि शायद उनके पूरे हल्के में इतनी वोटें नहीं जितनी इन्होंने लीड बता दी। नहीं 90 की लीड है, 90 की लीड है उमर अयूब साहब की। अब अलग बात है कि वो हल्के काउंटिंग नहीं करवा रहे।
नवे की लीड आप उनको दे दें। सियासी हरीफ ने 1 वोट हासिल किया है ना। इनके मामलात गरीदा कुछ ऐसे होते हैं क्योंकि इनको उठाया गया था, इनको यहाँ पे खिलाया गया था, खाली मैदान रखा गया था इमरान खान के लिए। अभी ये जब मकबूलियत की बातें करते हैं, खुदा के लिए इनसे कहें 2018 पे माफी मांग लें। लंदन प्लान के तो हम एनी शायद थे ना कि लंदन प्लान के तहत किस तरह इमरान खान को खाली मैदान में खिलाकर जिताया गया और बाप बेटी को इलेक्शन से बाहर रखा गया। क्या इन्होंने वो नहीं देखा? शौकत अजीज सिद्दीकी की स्टेटमेंट आपके सामने है, साकिब निसार और खोसा के जो कमालात थे वो आपके सामने है। तो ये जो मसनूई किस्म की मकबूलियत एक सूबे में थी, अब वो भी इनसे चली गई है। अब केपी के अवाम भी इनसे सवाल कर रहे हैं कि आपने तमाम केपी के जो सरकारी वसाइल और पैसा है वो इमरान खान की सियासत पे लगा दिया है, हमारी फलाह बहबूद के हवाले से भी कुछ कर दें। तो वो मकबूलियत भी अब ज्यादा अरसा इनके पास नहीं रहेगी। बाकी मीनारे पाकिस्तान जलसा आपने देखा था, एक लाहौर हुआ था जलसा, सलमान अकरम राजा साहब खाली रोडों के ऊपर जाके वीडियो बना रहे थे, 10 बंदे इनके वहां से निकले नहीं थे, तो पंजाब ने इनको रद्द कर दिया है। वो जिसको मैडम सीएम पंजाब मरियम नवाज कहते हैं, उन्होंने अपनी पहली तकरीर के अंदर जिन मंसूबों का ऐलान किया था एक एक करके उस पे अमल पै रहे हैं। तो अब तो आवाम को नहीं, तो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी इतनी अच्छी है तो फैसलाबाद में मिलें क्यों बंद है टेक्सटाइल की, ये बताएं। 100 मिलें बता रहे हैं, 10 मिलों के नाम बता दें। ये बिल्कुल वैसा ही वो फैसलाबाद से हैं, कौसर काज़मी साहब वो फैसलाबाद से बैठे हुए। मुझे चले मैं अब आपको यहाँ पे बात करने मैं मुझे पूरी बात करने दे आतिफ भाई, उसके बाद आप 10 मिलों के नाम जरूर गिनिएगा। हुआ ये है गरीदा कि आपको याद होगा कि वो जो टोटल पेट्रोल पंप है वो बंद हो रहे हैं, फलां बैंक पाकिस्तान से चला गया है, फलां दुकान पाकिस्तान में बंद हो गई है, फलां कंपनी ने पाकिस्तान को खैराबाद कह दिया। ये एक पूरी मुहिम चली थी और बाद में ये साबित हुआ कि जिन कंपनीज का, जिन बैंकों का, जिन पेट्रोल पंप्स का नाम लिया जा रहा है वो बिल्कुल यहाँ पे कायम दायम है और काम कर रहे हैं। अभी आतिफ साहब को कहें मुझे 10 मिलों के नाम गिनवा दें जो यहाँ से बंद होके गई। नहीं तो एप्टमा के जो चेयरमैन हैं वो भी इस पे आपसे खफा थे, वो भी इस पे आपसे शिकायत कर रहे थे कि जी आप टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ ध्यान दें। कौसर काज़मी साहब, अभी जो हुकूमत है ना, आप अभी जब ये हमारी हुकूमत महरेज वजूद में आई और किस दौर में लोग बांग्लादेश का रुख किस दौर में हुआ, क्योंकि ये तो कह रहे हैं मसनूई और हवाला देते हैं ये मिफ्ता इस्माइल साहब का। मिफ्ता इस्माइल को मसला क्या है? मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल से, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये कह रहा हूँ कि मियाँ साहब से इजाजत लेने गए थे 2 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ानी है, आके कोई 10 के 15 रुपए के 17 रुपए बढ़ा दी थी और मियाँ साहब ने उनको वहां से डांटा था। उनको डांट अभी तक हजम नहीं हो रही। मिफ्ता साहब को कहें मुझे कोर्ट में ले जाए, मैं साबित करूंगा कि आप मियां नवाज शरीफ के पास इजाजत लेने गए थे, उन्होंने मना किया था पेट्रोल डीजल की कीमतें और अवाम पे इजाफी बोझ ना डालने के लिए, और वापस आके बिल्कुल उल्टी बात उन्होंने कर दी थी जिससे मियां साहब आज तक उनसे खफा है और मियां साहब ने इस बात का इजहार भी किया। ये कोर्ट भी करते हैं तो ऐसे अफराद को करते हैं जिनको पार्टी से धक्का दे के निकाला गया हो। यार वो बंदे की किसी की बात करें जिसके मसाइल ना हो, जाती रंजिश ना हो कायदीन के साथ, लीडरशिप के साथ, उनका हवाला दिया करें। वैसे कौसर काज़मी साहब, ये चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हम हदफ तनकीद बनाते थे कि जब उनकी तरफ से कोई छोड़ के जाता है, किसी इख्तलाफात होते हैं तो वो उसको एक डिग्निफाइड मैनर से अपनी पार्टी से अलविदा नहीं कहते। सो PMLN भी अगर उसी रविश पर चल निकलेगी कि हमने धक्का दे के निकाला, ये मुनासिब नहीं लगता। लोगों की खिदमत होती हैं, लोग आपके साथ सर्व कर रहे होते हैं, तो एक डिग्निफाइड मैनर में लोगों को खुदा हाफिज कहना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन बहरहाल राना आतिफ साहब, कोई 10 मिलों के वो कह रहे नाम बता दें। ये इनके मुझे 5 सेकंड गरीदा, ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब है ना, उनकी आज तक मियां साहब इज्जत करते हैं। जो जब वो आते होते थे तो मरियम साहिबा उठ के शायद अंकल कह के उनको कहती थी कि आए अंकल यहाँ पे बैठे। जब वो पार्टी छोड़ते हैं तो उनको भी वो जो बातें होती है ना जरा ख्याल करके करनी चाहिए। लीडरशिप तो शायद हजम कर जाए, हम जैसा वर्कर जो है पार्टी का वो नहीं हजम कर सकता ना। फिर हमारे मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं धक्कों के और ये वो ना, इस तरह के बिल्कुल अल्फाज निकल जाते हैं। राना आतिफ और सैयद कौसर काज़मी के साथ डिबेट अभी प्रोग्राम में कंटिन्यूड है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राना आतिफ साहब जी, देखिए ये डॉक्टर हफीज़ पाशा जो पाकिस्तान के बड़े रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी भी ये रिपोर्ट है। आप एप्टमा की भी रिपोर्ट है। मैं कौसर काज़मी साहब को भी वो लिस्ट व्हाट्सएप कर दूंगा जो मिलें बंद हुई हैं आपको। मैं आपको ऑनेस्टली आपको लिस्ट इनको भेजूंगा, लाजमन भेजिएगा, कौसर काज़मी को भेज दीजिएगा। आप देखिए कौन सी लिस्ट बंद। मैं तो आपकी बात पे एतबार कर रही हूँ, बिकॉज़ आप फैसलाबाद के वो नहीं मान रहे। मैं भेज दूंगा इनको। मैं आपको लिस्ट भेजेंगे, मैं कमिट कर रहा हूं, मैं आपको लिस्ट भेजूंगा। कौसर साहब आपको लिस्ट आ गई तो आप जरा पंजाब हुकूमत को देंगे कि ये मिलें तो खुलवाएं।
अब जरा मेरी बात सुनने में आगे, मैं भैया बात सेटल होगी, मैंने कमेंट कर लिया। उसमें तारीख भी होनी चाहिए कि किस तारीख को बंद हुई। मैं आपको बिल्कुल पूरे डेटा के साथ, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, पूरे डेटा के साथ भेजेंगे जो आपको। और बंद होने वाली वो भी आपको बता देता हूँ अभी। अच्छा थैंक जी, यू, थैंक यू। देखिए आप अभी ये बात कर रहे थे कि आपने कहा कि शुगर की जो पहले बात हुई, मैं इस पर थोड़ा सा कमेंट कर दूं। देखिए दिसंबर 2024 से लेके फरवरी 2025 तक 3 माह के अंदर हमने 4.5 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी, जी 4.5 लाख टन। ठीक। और इसी दौरान जो लोकल मार्केट के अंदर चीनी की कीमत कितनी बढ़ी, 23.5 रुपये फ़ी किलो। मुझे आप ये बताएं, ये तो इतना बड़ा स्कैम है चीनी का, जो है ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि आपने 2 माह के अंदर 4.5 लाख टन आपने एक्सपोर्ट की परमिशन दी कि एक्सपोर्ट कर लें। ठीक। आपका प्री टैक्स ये था क्योंकि लोकल मार्केट में क्योंकि प्राइस नीचे है, तो ताकि हमारे पास डॉलर आएंगे, ताकि हमारे पास एक्सेस स्टॉक है वो हम एक्सपोर्ट कर दें। महंगाई की तो जो हालात हैं अभी, ये मिफ्ता इस्माइल के, वो मिफ्ता इस्माइल साहब जाने और ये जाने, वो इनकी पार्टी के थे। वैसे मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा वैसे कि वो काफ़ी एकेडमिकली काफ़ी काबिल आदमी है, यूपेन से PhD की हुई है। अगर ये समझते हैं कि वो इनकी जमात में किसी चीज़ के लायक नहीं है या अहल नहीं है, तो फिर लेकिन मिफ्ता साहब की अहलियत भी आपको तब एहसास हुआ जब वो मुस्लिम लीग नून छोड़ गए। नहीं, जब तक वो मुशीर खजाना वजीर खजाना थे आप लोग तस्लीम ही नहीं करते थे। मैं और बात कह रहा हूँ, ये बात उन्होंने हमारी बात ही सेकंड की है, जो हम पहले कहते रहे कि आखिरी साल के अंदर $11 बिलियन मार्केट में फेंका गया, जिससे एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली लो रखा गया। उन्होंने हमारी बात क्यों सेकंड की? मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आप हमारी बात छोड़ दें, इनके अपने लोग भी वो बात कह रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ज़ुबैर उमर भी छोड़ गए, मेहताब अब्बासी साहब भी जो हैं KPK के, वो भी छोड़ गए इनको, शाद खान अब्बासी छोड़ गए, देखिए चौधरी निसार भी छोड़ गए इनको। अब एक लंबी लिस्ट है, ठीक है ना, बट वो इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँ। मैं सिर्फ इनको ये बता रहा हूँ कि हर जमात के अंदर इनकी जमातें, अगर हमारी जमात के कोई एक बंदा पार्टी छोड़ जाए तो वो बड़ी क़यामत आ जाती है। परवेज़ खट्टक के ऊपर इन्होंने, मेरा ख्याल है कि 2013 से लेके और 2024 तक इन्होंने जिन 4 लोगों के खिलाफ कैंपेन की थी ना PTI के ऊपर, आप अभी वो लिस्ट देख लें आप, परवेज़ खट्टक, जहांगीर तरीन, अलीम खान और एक आध बंदा और होगा, वो सारे के सारे अब इनके साथ है। जो सारा इनका जो सारा PTI पे जो क्लेम था ना करप्शन का, और जो सारा जो था वो इन 4 लोगों के ऊपर था। और वो माशाल्लाह सारे मजबूर है, वो सारे आज इनके साथ मजबूर है, ठीक है ना। ये मेरी बात मजबूरी है। BRT स्कैंडल, मालम जब्बा स्कैंडल, वो इन्होंने पूरे 11 साल उन्होंने बात की। या तो आज इसमें माफ़ी मांग लें ये लोग, या कह दें कि हमने गलत कहा था, या बताएं कि इनका स्टेटस क्या है। मुझे ये बताएं, जहांगीर तरीन के बारे में जितनी इन्होंने कैंपेन की, इन्होंने जितना अटैक जहांगीर तरीन पे किया, इन्होंने 10 साल इन्होंने जितना अटैक किया इन्होंने, आज मैं बता दें कि वो ठीक अटैक था कि वो गलत था। हमें बता दें कि हम समझ जाएंगे कि अब इसका जवाब ले लें, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। इसी आर्गुमेंट पे बंद कर लें या क्विकली अपना आर्गुमेंट दे दें। मेरा पॉइंट ये है कि ना इनसे देखें, इस टाइम पाकिस्तान जो है ना, जिस तरह इन्होंने पिछले 1.5-2 साल, देखिए ये भी बात कर रहे थे मियां नवाज शरीफ के दौर में फलानी चीज़, मैं थोड़ा इनको इनकी दुरुस्तगी कर दूं। 2013 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, ये अब चेक कर लें, मैं इनको पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इनको मैं भेजूंगा इनको नंबर। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $2 बिलियन कम हुई 2013 से 2018, जो PMLN का दौर था, ठीक है। जब हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए थी, आपकी एक्सपोर्ट डबल से ऊपर चली गई थी, आपकी एक्सपोर्ट डबल से ऊपर चली, सॉरी आपकी इंपोर्ट डबल से ऊपर चली गई और आपकी एक्सपोर्ट $2 बिलियन कम हो गई। इन्होंने $2.5 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट इनहेरेंट किया 2013 के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत से, और हमें $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट आखिरी 20 सेकेंड। ये जो PDM-1 का दौर था 9 अप्रैल 2022 से लेके अगस्त 2023 तक, इस दौरान $4 बिलियन की एक्सपोर्ट कम हुई, $4 बिलियन की। देखिए $1 बिलियन की एक्सपोर्ट बनाना हमारे जैसे मुल्क के अंदर इतना मसला होता है। इन्होंने $4 बिलियन की एक्सपोर्ट 16 माह में कम कर दी। हमने 11-12 बिलियन की बढ़ाई थी पौने 4 साल के अंदर। GDP की ग्रोथ 6%, 6.5%, कोविड का दौर था। इन्होंने आते ही पहले साल मनफी ग्रोथ, और अगले कॉन्ट्रैक्ट की अगले साल सिर्फ 1.5% ग्रोथ है। इस साल डॉक्टर हफीज़ पाशा ने कहा है कि एक्चुअल GDP ग्रोथ 1% होगी, और आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, वैसे ऐसे नहीं बात है, तो मैंने कहीं पढ़ रहा था, पता नहीं वो गलत है सही है। उन्होंने कहा कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो तो 6 से 7% से ऊपर है, लेकिन जो एस्टिमेटेड नंबर है वो 2.5 से 3% है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो हम तो नेगेटिव ग्रोथ के अंदर जा रहे हैं। तो ये जो भी इनकी जो सारी बातें हैं वो सिर्फ इश्तिहारों की हद तक है, रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जाएं लोगों से पूछें लोगों के क्या हाल है। इसी आर्गुमेंट पे मैं जरा एक जवाब ले लूं, रिबर्टल ले लूं सैयद कौसर काज़मी साहब से। कौसर साहब सिर्फ एक पॉइंट का जवाब दे दीजिए, जो सारे नाम इन्होंने गिनवाए
कि पीटीआई के ये लोग जिनके खिलाफ आप पूरी कैंपेन, पूरा बयानिया आपका पॉलिटिकल उस पर बैंक करता था, वो सब आपके साथ शामिल हो गए, तो क्या स्टेटस क्या है, मजबूरी क्या है आपकी? सिर्फ इसी पे कमेंट कर दीजिए। ये बता दें क्या है ये, वो ठीक है गलत क्या था, मुझे बता दें। सबसे पहले मैं कमेंट करूंगा जो इन्होंने 2013 के टाइम नहीं है कौसर साहब, टाइम नहीं है। आपके सवाल की देखिए, रद्दुल फसाद ज़र्बुल अज़ब किस दौर में होता है ये भूल जाते हैं कि मुल्क उस वक्त दहशतगर्दी का शिकार था, मुल्क में अंधेरे थे, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी इस पे एक और प्रोग्राम में डिबेट रख लेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर माफी मांग ले, बता दें कि आप तब गलत थे या अब गलत हैं। 9 मई पे जिन लोगों ने माफी मांगी है बिल्कुल वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। जो बड़े चोर थे वो अभी भी खान साहब के साथ बैठे हुए हैं। वो फराग गोगी पूछ लो कौन है, क्योंकि कल ये ना कल फिर इनके साथ चले जाएंगे, इनके पूछ लो कौन है, आप पूछ लें। हमारे साथ फराग गोगी गैंग नहीं आ सकता कभी भी। क्या हो गया? कौन सा आपने उनके कौन सा मुकदमा किया? आप कह रहे हैं कि परवेज खटक ने, जहांगीर तरीन ने, अलीम खान ने 9 मई के हवाले से माफी मांग ली, तो वो अब 9 मई पे की रियासत उनकी मशकूर है। अच्छा, वो बिल्कुल तो जो उनपे करप्शन के चार्जेस आपकी तरफ से थे, जो चोरी के चार्जेस आपकी तरफ से थे, जो बैड गवर्नेंस के थे, वो सब खत्म हो गए, मिट गए। हम अपने साथ शमूलियत के हवाले से इल्जामात और बोतान तो सब पे है। सबसे बड़ा इल्जाम तो हमारी जो मोहतरमा है बुशरा बीबी उन पे है कि फराग गोगी के ऊपर वो थी, पंजाब पूरा उन्होंने चलाया। और वो सारे गलत इल्जाम आते हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। आप अपने सवाल का जवाब दें, जिन 4 लोगों पे आपने इल्जाम लगाया थे वो सही थे गलत थे? हमारी इतनी बातें कह रहे हैं कि अब ठीक हो गए, पहले गलत थे अब ठीक हो गए। क्या कह रहे हैं? पहले गलत थे अब ठीक हो गए। चलो उनको कौन यही कह रहे हैं आप कि पहले गलत थे अब ठीक हो गए? मैंने 9 मई के हवाले से शमूलियत का इन्होंने कहा जी, मैं उनके जराइम पे या उनकी बातों पे, उनकी करप्शन पे कमेंट ही नहीं कर रहा। उन्होंने कहा जी साथ मिला लिया उनको, जिन पे ये नो कमेंट्स, ठीक है, नो कमेंट्स। इसी पर भी तो सुन लेना गरीदा, कौन से टाइम में कह रहा हूं कि हमारे साथ वो इसलिए शामिल है कि उन्होंने रियासत के खिलाफ जो हरकतें की गई उनकी मजम्मत की। ऐसे लोग हमारे लिए काबिल कदर है। ठीक है, राइट, बाकी चीजों का हिसाब वो देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद कौसर काज़मी साहब, राना आतिफ साहब। दैट्स अ रैप। ये प्रोग्राम I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।